हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोग अभी डरकीन का पार्ट वन कल कर चुके हैं। पार्ट टू आज हम लोगों को करना है। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे डरकीन के जो आज हम लोगों को करना है। तो 1 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स में अगर किसी ने अभी तक फिलर फॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या अदर सब्जेक्ट का पेपर हो, वो अगर ये कोड यूज़ करते हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशोलॉजी के लिए, सारे कोर्सेज के लिए। किसी भी कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं और ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, देखते हैं आगे। और कल के क्लास जो हम लोगों की थी उसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। इमाइल डरकीन पार्ट टू आज हम लोगों को करना है। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कल पढ़े हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, पीडीएफ भी अपलोड हो गई है उसकी। तो जिन्होंने देखा होगा, देखना मस्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब तक आप देखेंगे नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, और उस बेसिस पे आपको आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या है वो पढ़ा है हम लोगों ने। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि सुई जनरस सोसाइटी, सुई जनरस, ये सब कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स। डिवीजन ऑफ लेबर भी डर्कीम का एक फेमस कॉन्सेप्ट है। इवन जो उनकी बुक भी है डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से, ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से बुक भी है उनकी। और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो इवोल्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, श्रम विभाजन का विकास कैसे हुआ। To explain the cause, he employed an evolutionary perspective. evolutionary perspective को इन्होंने यूज किया है डिवीजन ऑफ लेबर को बताने के लिए। evolutionary perspective क्या होती है, जिसमें चीजें इवॉल्व होती हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक, चीजें इवॉल्व होती हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती हैं चीजें, उसको क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे हम ये बिलीव करते हैं ना, साइंटिफिक थ्योरी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो साइंटिफिक थ्योरी ये मानती है कि हम लोगों का जो जीन है वो कुछ कहीं ना कहीं जाके मंकी से मिलता है, क्योंकि एक टाइम पे इवोल्यूशन होते होते हम लोग ह्यूमन बीइंग बन गए और उनका इवोल्यूशन थोड़ा स्लो हुआ, जिसकी वजह से अभी तक वो मंकी है। ठीक, वो क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन। इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर में भी डर्कीम ने इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है और उसके हिसाब से उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन किया। ठीक,
इन प्रिमिटिव सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर वॉज वेरी लो। प्रिमिटिव सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम था। डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि जो भी चीजें हैं सोसाइटी में, जो अलग अलग काम है, वो कौन कर रहा है और कैसे उसको डिवाइड किया गया है, कौन क्या काम करेगा। तो आपने देखा होगा जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें कास्ट के बेसिस पे सारी चीजें। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, कास्ट के बेसिस पे जो बढ़ई होता था वो लकड़ी वाले, कारपेंटर वाले काम करते थे। जो लोहार होते थे, लोहार की अलग अलग कास्ट होती है, वो क्या करते थे अपना लोहे वाला जो काम होता था, गोल्ड स्मिथ, जो वर्मा वगैरह होते हैं, वर्मा वगैरह जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं। तो ये सब चीजें जो है पहले इस बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर था। तो यही कहते हैं कि इन प्रिमिटिव सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर वॉज वेरी लो। ठीक, इतना लो था। क्यों लो था? क्योंकि पहले जिस कास्ट में आप पैदा हुए उसी का ऑक्यूपेशन आपको लेके चलना है। तो बहुत ही कम डिवीजन ऑफ लेबर था, बहुत ही लो डिवीजन ऑफ लेबर था प्रिमिटिव सोसाइटी में। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में इट इज वेरी हाई। एक मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत हाई हो गया। क्यों हाई हो गया मॉडर्न सोसाइटी में? आप ही देखिए, एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, 4 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर है, या कोई जो है सिविल इंजीनियर है, या सिविल इंजीनियर सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत हाई डिवीजन ऑफ लेबर मॉडर्न सोसाइटी में इस वजह से होता है। ठीक, श्रम विभाजन का विकास। श्रम विभाजन का विकास, श्रम विभाजन विकास का कारण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक विकासवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। विकासवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। विकासवादी किसको कहते हैं? जो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, उसकी को क्या कहा जाता है? विकासवादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। आदिम समाजों में, यानी कि जो पुरानी सोसाइटीज थी, पुराने समाज जो थे, आदिम समाजों में श्रम का विभाजन बहुत कम था। ठीक, आदिम समाजों में जो श्रम का विभाजन था वो बहुत ही कम था। आधुनिक समाजों में ये बहुत अधिक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कैसे कम था और आधुनिक समाज में कैसे ज्यादा है। ठीक, तो बस आपको ये याद रखना है कि आदिम समाजों में श्रम का जो विभाजन था वो बहुत ही कम था, लेकिन आधुनिक समाजों में श्रम का विभाजन वो बहुत अधिक है। ठीक, इस तरह से इवॉल्व हुआ डिवीजन ऑफ लेबर। इन प्रिमिटिव सोसाइटी द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल आर कंट्रोल्ड बाय द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक, प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था? जो एक्शन होते थे इंडिविजुअल के, वो कौन कंट्रोल करता था? नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सोसाइटी की जो नॉर्म्स और वैल्यूज होती थी वही उनको कंट्रोल करती थी, या कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। जिस चीजों पे सारे लोगों की सहमति होती थी उसी बेस पर उनको कंट्रोल किया जाता था। ठीक, कैसे कंट्रोल किया जाता था? जैसे अगर सारे लोग एक चीज पे सहमत हो रहे हैं कि ये चीज करना गलत है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल उस चीज को नहीं कर सकता था। इस तरह से उनको, उनके एक्शन को कंट्रोल किया जाता था। आदिम समाजों में जैसे कि अगर एक लोहार है तो वो जो है बर्मा का काम नहीं कर सकता, ये इस तरह से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न सोसाइटी में है इसमें जो है अ, इस तरह का कंट्रोल नहीं पाया जाता। आदिम समाजों में व्यक्ति के कार्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों या समाज के सामूहिक विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जो आदिम समाज थे उसमें जो व्यक्ति के कार्य थे उनको कैसे नियंत्रित किया जाता था? जो समाज के मानदंड हुआ करते थे, जो मूल्य हुआ करते थे, या जो सामूहिक विवेक होते थे। सामूहिक विवेक मतलब एक चीज में जब जिसमें सबकी सहमति हो उसी को सामूहिक विवेक कहा जाता है। ठीक, इस तरह से उनके जो कार्य थे उनको नियंत्रण में रखा जाता था। ठीक, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है? बट इन मॉडर्न सोसाइटी द कंट्रोल ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर वीकेंड। मॉडर्न सोसाइटी में तो जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज का कंट्रोल था वो बहुत ही कमजोर हो गया। एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस इन वी इज वीक। ठीक, और जो कलेक्टिव कंसाइंस था वो भी वीक होता चला गया। ठीक, तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज के साथ साथ जो कलेक्टिव कंसाइंस था वो भी वीक हो गया। लेकिन आधुनिक समाज में मानदंडों और मूल्यों का नियंत्रण कमजोर है और सामूहिक विवेक की ताकत कमजोर है। ठीक, जो सामूहिक विवेक की ताकत भी कमजोर हो गई मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक, और
जो समाज के मूल्य थे, जो मानदंड थे, वो भी कमजोर होते चले गए। अब लोग उन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, बल्कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी, जो साइंटिफिक लॉज वगैरह हैं, या जो मतलब अभी मॉडर्न लॉ बनाए जाते हैं, उन बेसिस पे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर भी दो टाइप के होते हैं, एक है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर और एक होता है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। एक इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, एक फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक। तो सबसे पहले आता है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? द फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर इज वेयर द डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट अलाउड टू डेवलप स्पॉन्टेनियसली and where some act to protect themselves and their position। ठीक। तो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है? जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अचानक से डेवलप नहीं होता है, बल्कि वो आता रहता है कहीं से। एंड वेयर सम एक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर पोजीशन, जहाँ पे कुछ एक्ट किया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और या उनकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, अभी तक जो क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं उसकी पीडीएफ, दो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे हुई हैं, उसकी अगली हम लोग ऐप पे भी उसकी क्लास करेंगे, तो अभी उसकी पीडीएफ नहीं है। लेकिन कल और परसों जो यूट्यूब पे क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और ऐप पे भी मिल जाएगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तो ऐप पे मिल जाएगी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। एंड वेयर सम एक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर पोजीशन, जहाँ पे कुछ एक्शन किए जाते हैं उस डिवीजन ऑफ लेबर को कंट्रोल करने के लिए और उनकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। श्रम का जबरन विभाजन वो जगह है जहाँ श्रम के विभाजन को अनायास विकसित की अनुमति नहीं है। तब अचानक आप कोई श्रम नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें पहले से डिसाइड होती हैं कि आपको क्या करना है। और जहाँ खुद को और अपने पदों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जहाँ आप क्या करते हैं, खुद अपने पदों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर? दिस में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्राइसिस। ठीक। इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर किसकी वजह से होता है? जब इंडस्ट्री या कमर्शियल इंडस्ट्री में जो है वो क्राइसिस आ जाते हैं, तब ये जो है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। देयर में बी अ पार्शियल ब्रेक इन ऑर्गेनिक सोलिडरिटी। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक सोलिडरिटी जो होती है उसमें ब्रेक हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक सोलिडरिटी होती क्या है। श्रम का इकोनॉमिक विभाजन ये औद्योगिक और वाणिज्यिक संकटों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ये औद्योगिक और वाणिज्यिक जो संकट आते हैं उनकी वजह से श्रम का इकोनॉमिक विभाजन होता है। जैविक एकजुटता में आंशिक ब्रेक हो सकता है, मतलब जैविक एकजुटता में थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि जैविक एकजुटता खत्म हो जाए, लेकिन ये बाद में फिर अपने लेवल पे ही आ जाती है। तो ये दो तरह के डिवीजन ऑफ लेबर थे, एक फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडरिटी का। तो टर्की ने बताया कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उनमें जो है मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर था। प्रिमिटिव सोसाइटी में जो है मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर था और ये जो है मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक डिवीजन ऑफ लेबर। मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक डिवीजन ऑफ लेबर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल सोलिडरिटी और ऑर्गेनिक सोलिडरिटी में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देख लेते हैं। सोलिडरिटी किसको कहते हैं? आपस में जुड़ाव। ठीक। तो आपस में जुड़ाव जो है वो मैकेनिकल बेस पे किस में था? प्रिमिटिव सोसाइटी में था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ये जो है ऑर्गेनिक बेस पे। मैकेनिकल सोलिडरिटी क्या होती है? मैकेनिकल सोलिडरिटी इज द सोशल इंटीग्रेशन दैट अराइजेस आउट ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो मेंबर हैं सोसाइटी के वो एक जैसे हैं। ठीक। वो एक ही काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप विलेज कम्युनिटी को ले लीजिए, सारे लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो सारे लोग अपना अपना करके अपना अपना खा कमा रहे हैं, तो उनको किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन एक इमोशन जुड़ा होता है उनके साथ। तो उसी को क्या कहा जाता है? मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल सोलिडरिटी
तो ये कैसे आती है, जहाँ पे होमोजेनिटी होती है मेंबर ऑफ सोसाइटी में, जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनमें अगर होमोजेनिटी होती है तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इज द सोशल इंटीग्रेशन दैट अराइजेस आउट ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेंबर इन द सोसाइटी। अब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या है कि जो मेंबर हैं सोसाइटी के वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स देख लीजिए आप, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, तो सारे ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के सारे ऑर्गन जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, और अगर फेफड़े काम करना, मतलब जो आपके लंग्स हैं वो काम करना बंद कर दें तो आपका हार्ट भी बंद हो जाएगा कुछ देर बाद। ठीक, तो इस तरह से सारे ऑर्गन एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक, सारे ऑर्गन एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर डाइजेशन प्रोसेस करना हो, माउथ से लेकर आप देखेंगे पूरा जो आपका स्टमक सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा किस तरह से एक दूसरे के ऑर्गन पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं, कोई मान लेते हैं कोई शर्ट बना रहा है, तो आप एक आदमी को शर्ट की तो सिर्फ जरूरत है नहीं, पैंट की भी जरूरत है। ठीक, तो कोई शर्ट बना रहा है तो डिपेंडेंट है पैंट वाले पे। ठीक, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारी जो जरूरतें होती हैं, कोई जो है सब्जी बेच रहा है तो सब्जी के साथ साथ आपको मसालों की भी ज़रूरत है, मसालों के साथ साथ आपको जो है पानी की भी ज़रूरत है, पानी के साथ साथ आपको गैस की भी ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं। जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब सब अलग अलग चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरडिपेंडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये मॉडर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, मतलब लोग इसलिए नहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उनको जो है इमोशंस जुड़े होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब के लिए जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक, occurs in societies that have similar member। ठीक, ये सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडरिटी ऐसी सोसाइटी में होती है जहाँ पे मेंबर सेम हो। तो डेफिनेशन में भी यही है, इसमें भी है। और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या होता है, जहाँ पे मेंबर्स जो है अलग अलग होते हैं। occurs in societies that have various types of members। ठीक, various types of individuals। seen in प्री मॉडर्न सोसाइटी, तो ये प्री मॉडर्न सोसाइटी यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी में पाई जाती है। प्री मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी से पहले, और सीन इन मॉडर्न सोसाइटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में देखी जाती है। लेस इंटरडिपेंडेंस, अब यहाँ पे देखिए ये कम इंटरडिपेंडेंस होते हैं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से बहुत कम इंटरडिपेंडेंस होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में जो मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा मोर इंटरडिपेंडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे पे। ठीक, मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी में मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बहुत कम डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही मतलब एक एक पार्ट जो है अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें। ठीक, तो ये रहा मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का मतलब क्या है, दोनों के डेफिनेशन क्या है, दोनों किस सोसाइटी में पाए जाते हैं, मेंबर्स इनके किस टाइप्स के होते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इसी का पार्ट जो है हिंदी में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हिंदी में जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी है उसको यांत्रिक एकजुटता कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है उसको जैविक एकजुटता कहा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जैविक एकजुटता कैसे होती है। ये ऐसे होती है जब मतलब एक, अगर आप मनुष्य के ऑर्गन को, मनुष्य की जो जीवन है उसको देखेंगे तो मनुष्य के जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें मनुष्य में पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी सोसाइटी में जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एक देख लेते हैं क्या है। यांत्रिक एकजुटता वो सामाजिक एकीकरण है जो किसी समाज के सदस्यों की एकरूपता से उत्पन्न होता है। ठीक, तो समाज में जब सारे सदस्य एक ही रूप के होते हैं तो ऐसी एकजुटता जो है वो उत्पन्न होती है, जिसको यांत्रिक एकजुटता कहा जाता है। ठीक, जैविक एकजुटता किसको कहते हैं,
जैविक एकजुटता वो सामाजिक एकीकरण है जो किसी समाज के सदस्यों की परस्पर निर्भर से उत्पन्न होती है। मतलब लोग एक दूसरे पे परस्पर निर्भर मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक? इसलिए दोनों लोग एकजुट होते हैं। अगर निर्भर ना हो तो एकजुट नहीं होते। जैसे हमको अगर किसी से मतलब नहीं है, मान लेते हैं अगर कोई आदमी जो है, इसका अगर एक एग्जांपल दें तो एक आदमी है जिसके घर पे सिर्फ फैन है, ठीक? तो जो फैन का मैकेनिक है, जो फैन का मैकेनिक होगा, जिसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है, उस पर वो डिपेंड होगा और किसी से उसको मतलब नहीं। और एक आदमी है जिसके फैन और एसी दोनों है, उसके घर पे फैन और एसी दोनों है, तो वो क्या करेगा, वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वो इलेक्ट्रीशियन पे भी डिपेंडेंट होगा और जो एसी मैकेनिक है उस पर भी डिपेंडेंट होगा। इस तरह से जो है ऑर्गेनिक सोलिडारिटी बनती रहती है, जिससे वो मतलब जिनका वो जिस पे वो निर्भर होते हैं, उसी निर्भरता की वजह से ये एकजुटता जो है वो आती है, उत्पन्न होती है, ठीक? यांत्रिक एकजुटता का दूसरा पॉइंट क्या है? ये उन समाजों में होता है जिनमें समान सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे सदस्य जो है एक जैसे होते हैं, सारे सदस्य अगर खेती कर रहे हैं तो खेती ही कर रहे हैं, या मतलब अगर आप जो है देख लेते हैं और भी काम अगर जो हो रहे हैं वो एक जैसे ही होते हैं, सारे लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो सारे सदस्य हैं वो एक समान होते हैं। और ये उन समाजों में होता है जिनमें विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। अब जो है जैविक किस में होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, मतलब एक जैसे सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये पूर्व आधुनिक समाजों में देखा जाता है। तो यांत्रिक जो है ये पूर्व आधुनिक समाजों में देखा जाता है, लेकिन जो जैविक है वो आधुनिक समाजों में देखा जाता है। जैविक जो है वो आधुनिक समाजों में देखा जाता है और यांत्रिक जो है वो पूर्व आधुनिक समाजों में देखा जाता है। ये कम परस्पर निर्भरता होती है, इसमें जो निर्भरता है वो बहुत कम होती है, लेकिन जैविक में जो है अधिक परस्पर निर्भरता होती है। श्रम का न्यूनतम विभाजन होता है। यांत्रिक में जो श्रम का है न्यूनतम विभाजन होता है, लेकिन जो जैविक है उसमें श्रम का जटिल विभाजन होता है। श्रम है उसमें जटिल विभाजन होता है। तो हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल से कि कैसे जो है एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सुसाइड। इसके बाद में जो फेमस टॉपिक है इमाइल डर्कीम का, वो है सुसाइड। So according to Emile Durkheim, the term suicide is applied to all cases of death. अब यहाँ पे उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी सुसाइड की वो यही है कि term suicide according to Emile Durkheim, the term suicide is applied to all cases of death. मतलब कि जितने भी डेथ के केसेस हैं resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim. ठीक, तो ऐसी डेथ जो विक्टिम की वजह से ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव एक्ट हो चाहे निगेटिव एक्ट हो, किसी भी एक्ट की वजह से विक्टिम ने ही खुद उस डेथ की वजह बनी हो, तो उसी को क्या कहा जाएगा, सुसाइड कहा जाएगा। विच ही और सी नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, जिसके बारे में वो जान रहा हो कि ये ऐसा रिजल्ट होगा। ठीक, जिसके बारे में जान रहा हो कि ऐसा रिजल्ट होगा। जैसे कि अगर आप कोई आदमी पंखे से लटक रहा है तो उसको पता है कि अगर मैं पंखे से लटकूंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो वो खुद ये काम करना चाह रहा है, ये अपने आप को गोली मार रहा है। ठीक, तो वो भी क्या है, एक तरह का जहर खा रहा है। तो ये भी क्या है, वो आदमी जान रहा है और खुद उसी की वजह से जो विक्टिम है, मतलब जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, जिसके साथ कोई हादसा होता है उसी को विक्टिम माना जाता है। ठीक, तो जो विक्टिम है उसको पता है कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन वो खुद ऐसा करता है और उसकी वजह से डेथ होती है, उसी को माइकल किंग ने क्या कहा है, सुसाइड कहा है। जैसे कि अगर आप कार चलाते हैं, अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो मतलब आप कार चला रहे हैं और कार चलाते वक्त जो है आप कहीं और देखने लगे। ठीक, कहीं और देखने लगे और उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सुसाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका वहां पर इंटेंशन नहीं था और आपको पता नहीं था कि इससे क्या होने वाला है, उसको सुसाइड नहीं कहेंगे। लेकिन जिसके बारे में आपको पता हो कि ऐसा होने वाला है, जैसे कि आप जाके ट्रक के नीचे कूद जाएं या ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाएं, तो ये क्या है,
ये आप जान रहे हैं कि ऐसा होगा और आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और इसकी वजह से आपकी डेथ हो रही है, तो इसको इमाइल डर्कीम ने क्या कहा है? सुसाइड कहा है। आत्महत्याएं, इमाइल डर्कीम के अनुसार आत्महत्या शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो आत्महत्या होती है वो पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य की वजह से ही होता है। मतलब पीड़ित खुद उसको करता है, कोई दूसरा नहीं। उसका मृत्यु, उसके मृत्यु का कारण कोई दूसरा नहीं बनता है, लेकिन पीड़ित खुद बनता है। मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है, और ये मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है जिसमें जो है जो कारण है वो खुद पीड़ित ही हो, जिसके बारे में वो जानता है कि ये परिणाम उत्पन्न होगा और ये वो जानता है कि ऐसा होगा। ठीक, जो कर रहा है, जो पीड़ित वो काम कर रहा है, उसको पता है ऐसा होगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा है, तो उसी को आत्महत्या कहा जाता है। इससे पहले जो सुसाइड पढ़ी जाती थी वो एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना माना जाता था, और ये माना जाता था मनोविज्ञान का फेनोमेना माना जाता था। तो ये माना जाता था कि साइकोलॉजी की वजह से इंसान के माइंड में कुछ हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से वो सुसाइड करता है। लेकिन इमाइल डर्कीम ने इसको एक सोशल फेनोमेना के तौर पे स्टडी किया है और कहा है कि सोसाइटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के केसेस के लिए, ना कि साइकोलॉजिकल। ऐसा नहीं कि सारे केसेस में उन्होंने कहा है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इमाइल डर्कीम ने सुसाइड को साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं बल्कि सोशल फेनोमेना कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना के साथ साथ ये सोशल फेनोमेना भी है। सोसाइटी आपको प्रेशराइज करती है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से चाहे निगेटिव तरीके से सुसाइड करने के लिए, तो ये एक सोशल फेनोमेना भी हो जाता है। जिसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो वो क्या हो जाएगा? वो सोशल फेनोमेना हो जाएगा। इसीलिए जो है ये जो है मनोविज्ञान के साथ साथ एक सामाजिक घटना भी है। ठीक, तो ले सुसाइड बाय फ्रेंच फाउंडिंग सोशोलॉजिस्ट इमाइल डर्कीम। तो ले सुसाइड जो है वो क्या है? एक बुक है जो डर्कीम ने खुद लिखा था। ठीक, is a classic text in sociology that is widely taught to psychology student, और ये जो है ज़्यादातर साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, और ये पब्लिश हुई थी 1897 में। ठीक, तो ये बुक, इसी में उन्होंने सुसाइड के बारे में बात की है। ठीक, द बुक was the first to present a sociological study of society। ठीक, तो पहली बुक थी जिसने सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ सुसाइड की है। ठीक, फ्रांसीसी संस्थापक समाजशास्त्री इमाइल डर्कीम द्वारा लिखित ले सुसाइड समाजशास्त्र में एक क्लासिक पार्ट है जो मनोविज्ञान के छात्रों को व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक, 1897 में ये प्रकाशित हुई। ये पुस्तक आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पहली पुस्तक है। तो इससे पहले कोई भी चीज या कोई भी मतलब थिंकर या कोई भी पुस्तक जो है ऐसी नहीं थी जो समाजशास्त्रीय अध्ययन करती हो आत्महत्या का। ठीक, तो ये पहली बुक थी जिसने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। तो इसका नाम था ले सुसाइड, जो इमाइल डर्कीम ने खुद लिखा था, और ये 1897 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश इन 1897। नेक्स्ट आता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड है, अलग अलग टाइप के सुसाइड होते हैं। तो आत्महत्या के 4 अलग अलग प्रकार क्या हैं? तो 2 तरह से उन्होंने प्रकार बताए हैं। प्रकार जो बताए हैं, एक तो इन्होंने बताया है इंटीग्रेशन के बेसिस पे। इंटीग्रेशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन, और एक जो है रेगुलेशन। इंटीग्रेशन और रेगुलेशन, ठीक, 2 तरह से इसको ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन वगैरह क्या है। लेकिन अगर ये आप समझ जाएंगे तो इससे जो है आपको चारों जो सुसाइड है वो क्लियर हो जाएंगी कि कैसे है। तो इंटीग्रेशन या रेगुलेशन,
इंटीग्रेशन कहते हैं सामाजिक एकीकरण को। एकीकरण को इंटीग्रेशन कहा जाता है। और रेगुलेशन किसको कहते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सामाजिक विनियमन। एकीकरण और विनियमन। ठीक, ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं सिर्फ रीड करूंगा जो डेफिनेशन है, इसी से आपको समझ में आ जाएगी क्या। तो इंटीग्रेशन के बेस पे दो चीजें होती हैं, दो सुसाइड होती हैं, यानी कि एकीकरण के बेस पे दो आत्महत्याएं होती हैं। अगर इंटीग्रेशन बहुत कम हो या हो ही ना, एब्सेंस मतलब कि अगर एकीकरण हो या ना हो या खत्म ही हो, मतलब एकीकरण हो लेकिन कम हो, और या तो बहुत ही या तो हो ही ना या कम हो, तो उसी उसको उस बेसिस पे जो सुसाइड होता है वो इगोइस्टिक, यानी कि इंटीग्रेशन अगर लो है या एब्सेंस है, तो उस बेसिस पे जो सुसाइड होगा वो इगोइस्टिक सुसाइड होगा। इगोइस्टिक होगा, ठीक, या अहंकारी होगा। इगोइस्टिक या अहंकारी, ठीक, अगर लो या एब्सेंस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लो या ठीक। तो इंटीग्रेशन अगर लो है या एब्सेंस है, इस बेसिस पे जो सुसाइड होगा वो क्या होगा, इगोइस्टिक या अहंकारी होगा। एकीकरण अगर कम है या है ही नहीं, तो उस पे अहंकारी आत्महत्या होगी। अब अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन हाई हो तो क्या होगा, हाई हो तो अल्ट्रोइस्टिक सुसाइड होता है। अगर इंटीग्रेशन हाई हो तो अल्ट्रोइस्टिक यानी कि परोपकारी आत्महत्या होती है। तो एकीकरण अगर बहुत ज्यादा है तो परोपकारी आत्महत्या होगी, कम है तो अहंकारी होगी। ठीक, इंटीग्रेशन अगर लो है तो इगोइस्टिक होगा, हाई है तो अल्ट्रुइस्टिक होगा। ये समझ में आ गया, इंटीग्रेशन के बेसिस पे दो चीजें होती हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन में जो है, जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो एकीकरण है उसमें इंडिविजुअल अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। और जब वो अकेला महसूस करने लगता है और लगता है कि उसको सोसाइटी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समाज में उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो समाज के लिए बेकार है, तब वो अहंकारी और आत्महत्या करता है, यानी कि इगोइस्टिक सुसाइड करता है। परोपकारी में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, जैसे एक आर्मी मैन, आप ये समझते हैं कि समाज के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, समाज के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, तो आप समाज के लिए अपनी अपनी जान भी दे देते हैं, उसी को परोपकारी, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं वो जो है परोपकारी आत्महत्या करते हैं या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करते हैं। अब उसके बाद आता है रेगुलेशन। ठीक, रेगुलेशन अगर लो है या एब्सेंस है, रेगुलेशन अगर लो है या एब्सेंस है, यानी कि विनियमन अगर कम है या है ही नहीं, तो कौन सा होगा, एनोमिक, एनोमिक सुसाइड होता है। ठीक, रेगुलेशन अगर है ही नहीं तो एनोमिक सुसाइड होगा। ठीक, एनोमिक आत्महत्या होगी। अगर हाई है, ठीक, क्या होगी, हाई में फेटलिस्टिक सुसाइड होता है, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या होगी।
जैसे जेल वगैरह में लोगों को रखा जाता है तो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत हाई होती है, रेगुलेशन बहुत हाई होता है, और उसको नहीं झेल पाने की वजह से वो अपने आप को मार देते हैं। ठीक। और लो रेगुलेशन मतलब कि जैसे अचानक से इकोनॉमिक लॉस हो जाए, या अचानक से जो है रेगुलेशन चेंज, जैसे कि मतलब आप कोविड का अगर एग्जांपल ले तो रेगुलेशन वहाँ पे बहुत कम हो गया था, लॉ जो है वो उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लोगों को, और उसकी वजह से जो है रेगुलेशन बहुत लो हो गया। जब कोई चीज़ सडन चेंज होती है और उसकी वजह से बहुत लो रेगुलेशन हो और विनियमन कम हो जाए तो उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक। और फेटलिस्टिक में जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो, आगेवादी होता है, जैसे कि आप ये सोच लेते हैं कि अब मरना ही, अगर जैसे किसी को अगर उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, मतलब कि लाइफ टिल डेथ और इम्प्रिजमेंट टिल डेथ कि अगर उनको जो है सजा मिल चुकी है तो अब क्या करेंगे, वो इतना हाई रेगुलेशन होता है जेल में कि अब वो सोचते हैं कि अब यहाँ से निकलना तो है नहीं, तो निकलना नहीं है तो उससे अच्छा क्या करें, हम जो है अपनी जान ही दे दें ताकि ख़त्म हो जाए सारी चीज़ें। इसके लिए जेल वगैरह में उनको काम दिए जाते हैं अलग अलग, ताकि मतलब उनका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहे और वो काम करते वक्त मतलब इस चीज़ों पे ध्यान न दें। अगर वो उनको काम ना दिया जाए, खाली उनको रखा जाए रेगुलेशन में, तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो सुसाइड करें। अब देख लेते हैं ये 4 टाइप के सुसाइड क्या होते हैं। इससे समझ में आ गया 2 चीज़ों के बेस पे सुसाइड होती हैं। जो 4 टाइप हैं वो 2 के बेस पे होती है, एक एकीकरण और एक विनियमन, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इंटीग्रेशन अगर लो है या है ही नहीं तो इगोइस्टिक या अहंकारी होगा, हाई है तो परोपकारी या अल्ट्रुइस्टिक होगा, रेगुलेशन कम है या नहीं है और लो है या एब्सेंस है तो एनोमिक होगा। और दोनों में एनोमिक ही होता है, हिंदी में भी एनोमिक होता है। हाई अगर है तो फेटलिस्टिक या भाग्यवादी होता है। अब सबसे पहले इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है। इगोइस्टिक सुसाइड इज सीन एज स्टेमिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। जहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन एब्सेंस हो तो वहाँ पे इगोइस्टिक सुसाइड होता है। इट इज कमिटेड बाय इंडिविजुअल हु आर सोशल आउटकास्ट एंड सी देमसेल्फ एज बीइंग अलोन और एन आउटसाइडर। जहाँ पे इंसान ये सोचने लगता है, इंडिविजुअल जो है वो ये सोचने लगता है कि सोसाइटी में उसका कुछ काम ही नहीं है और वो अपने आप को बहुत अलग थलग, बहुत अकेला महसूस करने लगता है। तो वो क्या करता है, ऐसे इगोइस्टिक सुसाइड करता है, अहंकारी सुसाइड करता है। ठीक। अहंकारी आत्महत्या, अहंकार पूर्ण आत्महत्या को सामाजिक एकीकरण के अभाव से उत्पन्न होने के रूप में देखा जाता है। ये उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं। जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें करते हैं और खुद को अकेले या बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो खुद को अकेला या बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल है और उसको समाज ने जो है बहिष्कार कर दिया। ठीक। अब वो तो क्रिमिनल है लेकिन समाज ने उसको बहिष्कार कर दिया, ना कोई उससे बात कर रहा है, ना उससे मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और ये लगता है कि मतलब समाज में मेरा कुछ काम तो है नहीं, तो इसीलिए वो अहंकारी आत्महत्या करने लग जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड यानी कि परोपकारी आत्महत्या। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ऑकर्स व्हेन सोशल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इज टू। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कब होता है, जब सोशल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक। तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक। जिसमें अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है। इंडिविजुअल आर सो वेल इंटीग्रेटेड इनटू द ग्रुप that they are willing to sacrifice their own life in order to fulfill some obligation for the group। मतलब अपने ग्रुप के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता है, जैसे आर्मी मैन है। ठीक। या जो आतंकवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो अपने ग्रुप के लिए ही तो जान देते हैं। ठीक। खुद पे, खुद बॉडी पे सुसाइड बॉम्बर लगा कर खुद जाके जो है लोगों की जान लेते हैं, तो क्या है, अपने ग्रुप के लिए ही कर रहे हैं। उनको कुछ इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है कि वो अपने समाज के लिए, अपनी
अपने ग्रुप के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। परोपकारी आत्महत्या तब होती है जब सामाजिक समूह की भागीदारी बहुत अधिक हो। व्यक्ति समूह में इतनी अच्छी तरह से एकीकृत होते हैं कि समूह के लिए कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए वो अपना जीवन बलिदान को भी तैयार रहते हैं। ठीक, तो समाज के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो है बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लड़ा है मतलब फ्रीडम के लिए इंडिया के, बहुत सारे लोगों ने जान दी। ठीक, भगत सिंह बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उन्होंने भी मतलब एक तरह से उन्होंने खुद तो सुसाइड नहीं किया। अगर खुद उन्होंने मतलब सुसाइड नंबर यूज करके या खुद ही फांसी लगा लिया होता कि मतलब अगर मेरी मांग नहीं पूरी हो रही तो मैं खुद ही फांसी लगा लूंगा, तो ये सब क्या है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आता है। ठीक, लेकिन ऐसे लोग जो सुसाइड बम्बर लगाते हैं या मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है कि उन्होंने जो है अपनी जान दे दी थी लोगों की जान लेने के लिए। मतलब कुछ जंग हो रही थी जिसमें जो है इंडिया की तरफ से वो लड़ रहे थे और उसमें जो है उन्होंने अपनी जान दे दी लोगों को मारने के लिए। तो ये क्या है, एक तरह का अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, उपकारी आत्महत्या। उसके बाद आता है एनॉमिक सुसाइड। एनॉमिक सुसाइड जो है वो रेगुलेशन के बेस पे होता है। एनॉमिक आत्महत्या जो है वो विनियमन के बेस पे होता है। एनॉमिक सुसाइड is caused by the lack of social regulation and it occurs during high level of stress and frustration। ठीक, तो एनॉमिक सुसाइड किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन। मतलब जब रेगुलेशन कम होगा तो एनॉमिक सुसाइड होगा। और ये कब होता है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो या फ्रस्ट्रेशन हो तब आप ऐसी सुसाइड कर लें। ठीक, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस हो गया या आप फेल हो गए, तो उस वक्त आपका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उस वक्त आप सुसाइड करते हैं। ऐसी सुसाइड को इकोनॉमिक सुसाइड कहा जाता है। इकोनॉमिक सुसाइड स्टेम्स फ्रॉम सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज इन सिचुएशन। ठीक, बहुत ही मतलब जो सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंज होती है सिचुएशन में, उसकी वजह से इकोनॉमिक सुसाइड होता है। जैसे कि कोविड में बहुत से लोगों ने सुसाइड किया सिर्फ इस वजह से कि अचानक से सारी चीज़ें बंद हो गई, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, खाने की भी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत ही अचानक चेंज हुआ, अनएक्सपेक्टेड चेंज था और सिचुएशन ऐसी हुई कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे सुसाइड को इकोनॉमिक सुसाइड कहा जाता है। इकोनॉमिक आत्महत्या सामाजिक विनियमन की कमी के कारण होती है। जब विनियमन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसकी वजह से इकोनॉमिक आत्महत्या होती है और ये उच्च स्तर के तनाव और हताशा के दौरान होती है। ये सबसे ज़्यादा तनाव और हताशा की वजह से होती है। इकोनॉमिक आत्महत्या स्थितियों में अचानक अ, अप्रत्याशित परिवर्तन से उत्पन्न होती है। जब कोई स्थिति अचानक बदलती है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, उस वजह से चीज़ें जो है जब होती है तब इकोनॉमिक आत्महत्या आदमी करता है। कैटलिस्टिक सोसाइटी क्या है, कैटलिस्टिक सोसाइटी में जो रेगुलेशन जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको कैटलिस्टिक सोसाइटी कहा जाता है। कैटलिस्टिक सोसाइटी ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर केप्ट अंडर टाइट रेगुलेशन। बहुत ही टाइट रेगुलेशन में उनको रखा जाता है। दीज इंडिविजुअल आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीम रूल्स एंड हाई एक्सपेक्टेशन। बहुत ही एक्सट्रीम रूल्स और हाई एक्सपेक्टेशन में रखा जाता है। ठीक, are set upon them which removes a person's sense of self or individuality। ठीक, तो क्या होता है कभी कभी, जैसे जेल का एग्जांपल दिया मैंने कि एक जो कैदी है वो क्या करता है, वो अपने आप को बहुत, उसका रेगुलेशन इतना हाई होता है कि वो अपने आप को सोच लेता है कि इतने हाई रेगुलेशन में रहने से अच्छा है कि अपने आप को मार दो। ठीक, इसी तरह मतलब जो आदमी तैयारी कर रहा हो, जैसे कोटा में बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं, जो स्टूडेंट है ठीक, उनको लगने लगता है एक टाइम की मतलब रिजल्ट आने से पहले जो सुसाइड करते हैं। ठीक, रिजल्ट आ गया उसके बाद सुसाइड कर रहे हैं अगर वो, तो वो एनॉमिक हो जाएगा। रिजल्ट आने से पहले अगर कर रहे हैं तो वो कैटलिस्टिक होगा। कैटलिस्टिक क्यों होगा, क्योंकि उनका रेगुलेशन इतना हाई हो रहा है कि रोज डेली कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, थोड़ा सा सो रहे हैं, फिर उठ के पढ़ रहे हैं, तो इतना हाई रेगुलेशन हो जाता है कि उससे वो परेशान होकर अपने आप को मार लेते हैं। ठीक,
तो भाग्यवादी आत्महत्या क्या है? घातक आत्महत्या तब होती है जब व्यक्तियों को कड़े विनियमन के तहत रखा जाता है। इन व्यक्तियों को अत्यधिक नियमों के तहत रखा जाता है, बहुत ज़्यादा नियम से रखा जाता है। ये उनसे उच्च उम्मीदें रखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे रखी जाती है, जो किसी व्यक्ति की स्वयं या व्यक्तित्व की भावना को खत्म कर देती है। तो उसकी जो अपनी भावना है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसको खत्म कर देती है और उसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी आत्महत्याओं को क्या कहा जाता है? भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है। तो ये 4 टाइप्स की आत्महत्याएं थी, 4 टाइप के सुसाइड थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि फाइंडिंग क्या थी, जो सुसाइड में उनकी जो डर्कीम ने जो स्टडी की, उसकी जो उसका रिजल्ट क्या था। ठीक? तो एक तरह से ये एक रिसर्च थी और इस हर रिसर्च की एक फाइंडिंग होती है। तो फाइंडिंग क्या थी? उन्होंने पाया कि लोअर रेट ऑफ सुसाइड एमंग कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट के मुकाबले में कैथलिक्स के अंदर आत्महत्याएं कम होती हैं। तो कैथलिक क्या है? जो रिलीजन को मानने वाले हैं। प्रोटेस्टेंट है जो रिलीजन का इनकार करते हैं, ठीक, सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं रिलीजन के। तो ऐसे लोग, प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, कैथलिक कम कर रहे हैं। मतलब कि जो रिलीजन को मान रहे हैं वो कम सुसाइड कर रहे हैं और जो रिलीजन को नहीं मान रहे हैं वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? मतलब रिलीजन जो है वो किसी न किसी तरीके से सुसाइड को कम कर रहा है। जो लोग रिलीजन को मानते हैं वो सुसाइड कम कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब इस्लाम में सुसाइड को हराम मान लिया गया है या हिंदुइज्म में सुसाइड को गलत माना गया है या मतलब अपवित्र मान लिया गया है, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि रेगुलेशन अच्छा है, इनका जो है रेगुलेशन मेंटेन होता है, ये रेगुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, मतलब आप इंटीग्रेट होते हैं अपने मेंबर्स के साथ। इंटीग्रेशन अच्छा होता है जब आप एक रिलीजन से जुड़े होते हैं। जैसे अगर कोई इस्लाम से जुड़ा हुआ है तो जो मुस्लिम होते हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, या जो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनके अंदर इंटीग्रेशन की भावना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लो हो या बहुत हाई हो जाती है, एक मेंटेन में चलती है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट कम हो जाता है। उनके मुकाबले में जो नास्तिक है, उनके मुकाबले में नास्तिक लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ठीक, तो ये उनकी फाइंडिंग थी जी। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में उन्होंने स्टडी किया था, इसलिए उनकी जो फाइंडिंग आई थी कि कैथलिक्स जो है वो कम सुसाइड कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट के मुकाबले में। ठीक, तो इसीलिए ये मान लिया गया कि जो रिलीजन को मानने वाले हैं वो कम सुसाइड कर रहे हैं उनके मुकाबले में जो रिलीजन को नहीं मानते। Durkheim found that suicide was less common among women than men. ठीक, तो ये भी एक फाइंडिंग थी कि विमेन में कम सुसाइड हो रही है मेन के मुकाबले। मेन में ज़्यादा सुसाइड हो रहा है क्योंकि मेन ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक, उनको बाहर की ज़िंदगी भी देखनी होती है। अभी तो फिलहाल विमेन और मेन दोनों लोग जो है बाहर निकल के काम करने लगे, लेकिन उस वक्त की जो उनकी फाइंडिंग थी उसमें ये था कि विमेन का जो रेट ऑफ सुसाइड है वो कम है मेन के मुकाबले में। मेन ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं विमेन के मुकाबले में। ठीक, लड़की ने पाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या कम। ठीक, महिलाएं आत्महत्या कम कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले में। ठीक, दूसरी क्या फाइंडिंग थी? मोर कॉमन एमंग सिंगल पीपल देन एमंग दोज हु आर रोमांटिकली पार्टनर। रोमांटिकली पार्टनर वाले लोगों की तुलना में अकेले लोगों में ये अधिक आम है। तो रोमांटिकली पार्टनर मतलब जिन्होंने शादी कर ली। ठीक, तो जिनकी शादी हो गई है उनके अंदर जो है सुसाइड रेट कम हो गया था, और जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अकेले हैं, उनके अंदर सुसाइड रेट ज़्यादा है। ठीक, तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है इंटीग्रेशन अच्छा मिल रहा है, इमोशन को उनके कंट्रोल किया जा रहा है। वो मतलब बाहर कितना भी परेशान होकर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जब घर आते हैं तो एक तरह से रिलैक्स फील होता है उनको अपनी फैमिली से मिलकर। ठीक, तो ऐसे लोग जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो सुसाइड कम करते हैं, और ऐसे लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। ये धरती की फाइंडिंग थी। तो जिनकी भी शादी नहीं हुई है वो शादी कर लें सुसाइड से बचने के लिए। ठीक, लेस कॉमन एमंग दोज हु हैव चिल्ड्रन। ठीक, ऐसे लोगों के अंदर सुसाइड रेट कम है जो जिनके पास बच्चे हैं, और जिनके बच्चे मतलब जो निसंतान है, मतलब जिनके पास संतान नहीं है, ऐसे लोग जो है सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। ठीक, तो ये उन लोगों में कम आम है जिनके बच्चे।
जिनके बच्चे नहीं हैं वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं और जिनके बच्चे हैं वो कम सुसाइड। उसके बाद आता है मोरल एजुकेशन की बात की है माइंड थीम ने। एजुकेशन इज एबल टू परफॉर्म द रोल ऑफ सोशलाइजेशन। तो थीम ने क्या कहा है कि एजुकेशन जो है सोशलाइजेशन का रोल परफॉर्म करता है। सोशलाइजेशन क्या है, जब आप सीखते हैं, सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं, सोशल वैल्यूज को सीखते हैं, सोसाइटी में किस तरह से आपको जीना है, ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं तो उसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो एजुकेशन भी सोशलाइजेशन का काम करता है। टीच चिल्ड्रेन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी। तो एजुकेशन क्या करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सिखाता है। नैतिक शिक्षा, शिक्षा समाजीकरण की भूमिका निभाने में सक्षम है। तो ये शिक्षा क्या करता है, समाजीकरण की भूमिका निभाता है। बच्चों को उनके समाज के मानदंडों और मूल्यों को सिखाता है कि क्या उनके समाज के मानदंड हैं, क्या मूल्य हैं और किस तरह से उनको जीना है। ठीक, क्या चीज़ें माननी है, क्या नहीं माननी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें एजुकेशन सिखाती है। Durkheim argued that for society to work, there had to be a value consensus। ठीक, कह रहे हैं कि सोसाइटी को वर्क करने के लिए एक वैल्यू कंसेंसस होना चाहिए, सारे लोगों की सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए और एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें सारे लोग उन चीज़ों को मान रहे हैं। People in societies had to agree about what was important and how to behave। ठीक, तो पीपल जो भी सोसाइटी में है वो इस बात पे एग्री होना चाहिए कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से उनको बिहेव करना है, किस तरह से उनको एक दूसरे के साथ पेश आना है। ठीक, दैट वाज सोसाइटीज फंक्शन वर्क विदाउट एवरीथिंग हैविंग टू बी कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द टाइम। एजुकेशन इज ए क्रूशियल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन ही एजुकेट करता है लोगों को कि किस तरह से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से उनको बिहेव करना है। और सोसाइटी के फंक्शन के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माइंड की फंक्शनलिस्ट नहीं है, इसलिए वो हमेशा फंक्शनल पर्सपेक्टिव की ही बात करते हैं। तरकीब ने तर्क दिया कि समाज को काम करने के लिए एक मूल सर्वसम्मति होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा मूल होना चाहिए जिससे सारे लोगों की सहमति हो। ठीक, समाज में लोगों को इस बात पर सहमत होना था कि क्या महत्वपूर्ण है और कैसे व्यवहार करना है। तो समाज में ये चीज़ें जरूरी है, इस चीज़ पे सहमत होना जरूरी है लोगों का कि क्या चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण है और लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस तरह से समाज हर समय हर चीज़ को नियंत्रित और प्रबंधित किए बिना काम करता है। ठीक, तो हर वक्त जो है नियंत्रण करना या प्रबंधित करने के बजाय आप जब ये बता देते हैं कि क्या चीज़ें जरूरी है और किस तरह से व्यवहार रखना है, तो समाज अपने आप काम करता रहता है। शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है और ये सब चीज़ें बताने के लिए कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसमें जो मेन भूमिका है वो किसकी है, वो शिक्षा है। For Durkheim, education is then only the means by which society prepare within the children the essential condition of its very being। डर्कीम के लिए शिक्षा तब केवल वो साधन है जिसके द्वारा समाज बच्चों को अपने अस्तित्व की आवश्यकता शर्तों के लिए तैयार करता है। मतलब कि आप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, यह एजुकेशन, ये शिक्षा ही बताती है आपको कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपको क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्या चीज़ें करना चाहिए। ये सब चीज़ें शिक्षा ही बताती है। क्या चीज़ें आपके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, ये शिक्षा ही बताता है बच्चों को। ये दरकीम ने कहा। Durkheim saw education as performing two major functions in advanced industrial society। तो Durkheim ने देखा कि जो है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो दो तरह का फंक्शन करता है। ठीक, एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Durkheim ने शिक्षा को उन्नत औद्योगिक समाजों में दो प्रमुख कार्य करने के रूप में देखा है। एक क्या है, transmitting the shared value of society and simultaneously teaching the specialized skill for an economy based on a specialized division of labor। तो पहला क्या है, ट्रांसमिटिंग द शेयर वैल्यू ऑफ सोसाइटी। मतलब कि जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं,
ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक, सिखाते हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, किस तरह से उनको बिहेव करना है, ये एजुकेशन ही उनको टीच करता है, ठीक। एंड साइमल्टेनियसली टीचिंग द स्पेशलाइज्ड स्किल, और उसके साथ साथ एक आपको स्किल सिखाता है जिसके बेस पे आप जो है काम कर सकते हैं। जैसे कोई इंजीनियर, तो एजुकेशन से ही वो इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर है तो एजुकेशन से ही वो डॉक्टर बनता है, और उस बेस पे वो उसका डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उस बेस पे वो काम करता है। जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग वर्क करेगा, जो डॉक्टर है वो मेडिकल वर्क करेगा। इस तरह से एजुकेशन दो चीजें सिखाता है, एक तो आपको नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपकी सोसाइटी के क्या है वो सिखाएगा, एक आपको एक स्किल दे देता है जिससे आप जो है अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। समाज में के साझा मूल्यों को प्रसारित करना, मतलब कि जो समाज के मानदंड हैं, जो मूल्य हैं, वो चीजें आपको शिक्षा ही बताता है। और साथ ही श्रम के विशेष विभाजन पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विशेष कौशल सिखाना, मतलब वो आपको एक कौशल सिखाता है जिससे आप जो है समाज की अर्थव्यवस्था को आधारित रख पाते हैं, समाज की अर्थव्यवस्था में अपना कुछ भूमिका निभा पाते हैं, ठीक। तो ये था एजुकेशन द थीम के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, और कोई अगर क्वेश्चन है आपको तो बताइए। बस एक क्लास हम लोग द थीम पे और करेंगे, उसके बाद हमारा ये द थीम का जो कॉन्सेप्ट है सारा पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू जो भी आज पढ़ाया गया है, या आगे की कोर्सेज के लिए कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है या नहीं? ओके, ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे, 5 बजे हमारी क्लास होगी कल यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग सैम्पलिंग पढ़ेंगे। तो यूट्यूब पे आपकी सीरियल वाइज क्लासेस नहीं चलेंगी, ऐसी जनरल क्लासेस होंगी या एमसीक्यूज वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। बाकी पेड कोर्सेज में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, करते हैं क्लास। हाँ, यूट्यूब पे जो हमारी क्लास होगी वो 5 बजे होगी, और ऐप पे जो क्लास होगी वो 8 बजे होगी। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे हमारी ऐप पे क्लास होगी 8 बजे। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो की वजह से। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे ये जो है हमारी ऐप पे क्लास होगी 8 बजे, ठीक। और वेंसडे और थर्सडे क्लास हमारी होगी यूट्यूब पे, ये 5 बजे होगी, ठीक, क्लियर है।
ओके ठीक है।